हेलो बच्चों, क्लास 9 के लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम क्लास 9 का चैप्टर 1 शुरू करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसमें हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे क्योंकि इसमें लिखा है सबसे पहले परिमेय संख्याएं, तो सबसे पहले तो हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि संख्याएँ कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने संख्याओं के बारे में कुछ डिटेल लिखी गई है। तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है प्राकृतिक संख्याएं। इसको प्राकृतिक संख्याएं भी बोला जाता है और प्राकृतिक संख्याएं भी बोला जाता है। और इंग्लिश में भी ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। इंग्लिश में प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब देखो, ये नेचुरल नंबर क्या चीज़ होती है, इनको काउंटिंग नंबर यानी गिनती का नंबर भी बोला जाता है। अब गिनती का नंबर क्यों बोला जाता है, जैसे अगर हमें कोई चीज़ गिननी है तो गिनना हम कहाँ से शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं और इनको हमें गिनना है, तो गिनते कैसे हैं हम, सबसे पहले यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। मतलब इसको लिखेंगे तो ये सबसे पहले 1 बोलेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो मतलब 1 से शुरू करते हैं हम गिनती ना, इसीलिए इनको गिनने वाले नंबर भी बोला जाता है। तो जो प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये नंबर आगे बढ़ते ही जाएंगे जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं और लास्ट में हम ऐसे इनफाइनाइट का साइन लगा देंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट और हिंदी में बोलते हैं अनंत। अनंत का मतलब होता है जिनका कोई अंत नहीं है, उसको अनंत बोला जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो होगी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आता है पूर्ण संख्याएं और इसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। अब देखो, ये होल नंबर क्या चीज़ होती है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी ऐड कर देते हैं, मतलब अगर मैंने यहाँ पे जीरो लगा दिया, उसके बाद लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 है, मतलब ये नंबर इसके बाद लिख दिया मैंने इनफाइनाइट तक। तो इन नंबर को, क्योंकि इसमें जीरो भी ऐड हो गया, तो जीरो भी ऐड हो गया है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे आप, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। देखो, अगर जीरो ऐड नहीं होता है तो वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो भी ऐड कर देते हैं तो उनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक, दूसरे नंबर भी हो गए। तीसरा आता है पूर्णांक। तो जैसे इसके नाम ही से पता लग रहा है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होगा पूर्ण और आगे अंक अंक होगा ये। ठीक है, मतलब पूर्णांक का अगर मैं संधि विच्छेद करूँ तो इसका मतलब होगा पूर्ण अंक। अब पूर्ण अंक तो यहीं से आएंगे क्योंकि ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो कौन कौन से हैं, एक तो है 0, फिर है 1, फिर है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब देखो, ये नंबर तो इसमें आ गए। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा कि पूर्णांक जो होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं। नेगेटिव नंबर आने का मतलब क्या है, देखो जीरो तो ऐसे होता है जो जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, मतलब ना ही ये धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। तो जीरो जैसा था जीरो तो वैसे ही रहेगा। अब एक जो है वो धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। तो एक यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, तो क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे प्लस मानते हैं ना, तो ये है +1। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। ठीक है, वैसे 2 है तो -2 भी आएगा, 3 है तो -3 भी आएगा, 4 है तो -4 भी आएगा, वैसे ही 5 होगा तो -5 भी आएगा। तो ऐसे करते करते ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, तो पूर्णांक भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। देखो, जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होते हैं, मतलब अनंत संख्याएं होती हैं। बट कौन कौन से नंबर इसमें होंगे, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, तो 1 और -1 दोनों आएंगे, फिर 2 और -2 दोनों आएंगे। तो ये सारे नंबर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, पूर्णांक में एक छोटी सी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें केवल पूर्ण अंक आएंगे, यानी जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो नंबर इसमें नहीं आ सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 अपने आप में पूर्ण है, 2 है तो 2 भी अपने आप में पूर्ण है, 0 भी अपने आप में पूर्ण है, 3 भी अपने आप में पूर्ण है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2.2 तो ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, अगर मैं दशमलव हटाऊँगा तो ये हो जाएगा 22/10। अब 22/10 तो अपने आप में पूर्ण नहीं है ना, क्योंकि इसमें दशमलव आ रहा है और दशमलव जहाँ पे आता है उसका मतलब वो संख्या पूर्ण नहीं है। तो आप यहाँ पे इन नंबर में देख रहे होंगे कहीं पे भी दशमलव नहीं आ रहा है और कहीं पे भी दशमलव नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो पूर्ण है। ठीक, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब पूर्ण संख्याओं के बाद आता है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। देखो, ये दोनों संख्याएं अलग अलग आती हैं। अलग अलग आने का मतलब क्या है, अगर कोई संख्या परिमेय है तो वो अपरिमेय नहीं होगी और कोई संख्या अगर अपरिमेय है तो वो परिमेय नहीं होगी। अपरिमेय संख्याएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं
आपके सिलेबस में ये मतलब ये जो परिमेय संख्याएं हैं ये काफ़ी बार दी गई हैं, तो ये आपको ढंग से पता होनी चाहिए। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखो, परिमेय संख्याओं में ये वाली संख्याएं भी आएंगी, ये वाली संख्याएं भी आएंगी और ये वाली संख्याएं भी आएंगी। ये तीनों नंबर तो आएंगे ही आएंगे, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर इसमें आएंगे। ठीक है, तो जो पूर्ण हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। इसके साथ साथ हम इसको अलग डेफिनेशन अगर लिखें तो ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहाँ पर जो q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है। जब भी आप नंबर लिखेंगे तो बटन में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कुछ का मतलब वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो अगर बटन में 0 आता है तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इंग्लिश में इसको नॉट डिफाइंड बोला जाता है और हिंदी में इसको बोला जाता है अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित का मतलब होता है जिसकी परिभाषा हम नहीं दे सकते हैं। इसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। ये मतलब ऐसे समझ लेना कि इनको परिभाषा नहीं दे सकता, मतलब ऐसे हम लिख ही नहीं सकते हैं। बटे में कभी भी 0 नहीं होगा। अगर बटे में कभी भी 0 होता है तो वो वाला जो फॉर्म होती है वो अपरिभाषित हो जाती है। इसीलिए वो जो संख्या है p अपॉन क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, बट q क्योंकि बटे में है ना इसमें, तो इसीलिए q 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो केवल 1 लिखा गया है ना, बट ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। क्यों है एक बार मैं बता देता हूँ आपको। देखो जैसे कहीं पे 1 लिखा गया है, तो अगर बटे में कुछ नहीं है तो हमेशा ये हम 1 मानते हैं, चाहे इसके बटे में हो कहीं पे भी हो। देखो बटे में कुछ नहीं है इसका मतलब 1 मान सकते हैं, बटे में कुछ नहीं है इसका मतलब 1 मान सकते हैं। 1 क्यों मान सकते हैं एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कहीं पे मैंने लिखा है 2, अब बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये वाला मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बटे होता है इसका मतलब होता है ना भाग। इसका मतलब होता है एक का भाग करना है मुझे 2 में। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 1 का भाग मुझे 2 में करना है। ठीक है, 1 का भाग 2 में करो, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, क्योंकि 1 गुणा 2 2 होता है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में शेष 0 बच रहा है। इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आया? 2 आया। तो या तो 2/1 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है। इसीलिए जो कहीं पर कोई नंबर अगर लिखा जाता है बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। जैसे यहाँ पे है बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 मानेंगे। अब 1/0 की वैल्यू हमेशा ही 0 के बराबर होती है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 अपॉन कोई भी नंबर अगर आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 के बराबर आती है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि बटे में 0 नहीं आएगा, मतलब ऐसे नहीं लिख सकते हम 0/0। अब ये जो 0/0 वाली फॉर्म होती है इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, शायद से 11th के बाद से आपके ये सिलेबस में आएगा, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है। आपको केवल ये ध्यान देना है कि बटे में कभी भी 0 नहीं आ सकता। अभी केवल ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं भी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बाकी जितने भी नंबर होते हैं उनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब आती है अपरिमेय संख्याएं। अब देखो कोई नंबर अगर परिमेय संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, और अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या नहीं होती। अब इसका क्या मतलब बनता है? जैसे एग्जांपल के लिए कहीं पे मैंने लिख दिया √2। ठीक है, √2 मैंने लिख दिया, तो √2 एक ऐसा नंबर है, जैसे अगर मैंने इसकी वैल्यू लिख दी तो इसकी वैल्यू होती है मतलब जैसे नॉर्मली वैल्यू होती है 1.414, इतना ही लिखते हैं। बट केवल इतना ही इसका वैल्यू नहीं होती है। अगर मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखाऊं ये चीज़, तो देखो कैलकुलेटर कहाँ पे है, ये है कैलकुलेटर। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? अभी √2 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पे रूट लगा दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1.41421, मतलब ये सारे नंबर इसमें आ रहे हैं। तो इसमें ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनको हम रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। मतलब रिपीट नहीं करने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा है 1.41, देखो ये तो अभी कैलकुलेटर की लिमिट इतनी है कि इसको यहीं तक वैल्यू निकाल सकता है, बट इसकी वैल्यू इसके आगे मतलब कहीं पर भी ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है। हमेशा ये जैसे आप भाग करते जाएंगे तो नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक मतलब एक निश्चित पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। पैटर्न फॉलो नहीं होने का मतलब क्या है? इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे तो इतने नंबर हैं। अब जैसे मैंने कहीं पे लिख दिया जैसे मैंने लिख दिया 10
हाँ ये ज़्यादा हो गया, एक बार मैं दिखा देता हूँ। 10/3। अब मैंने 10/3 लिख दिया, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3.3333, मतलब 3 इसमें हर बार 3 रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने 10/3 लिखा ना, 10/3, तो इसकी वैल्यू आती है 3.333। देखो ये 3 यहाँ पे कभी ख़त्म ही नहीं होता है। अब देखो इसमें और ये वाले में क्या फ़र्क है, जैसे हमने √2 लिख दिया, तो √2 जैसे हम भाग करते जाएंगे वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक निश्चित पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 दशमलव, क्योंकि 3 हर बार रिपीट हो रहा है ना, तो 3 के ऊपर ऐसे बार में लगा सकता हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं संख्याओं के पुनरावृत्ति होना। तो पुनरावृत्ति होगी तो उसके ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ। वैसे जैसे मैं दूसरा नंबर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 100/3 ले लो या 33 ले लो। अभी जैसे मैंने ले लिया 100/33, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नंबर भी आप 3.03030। देखो ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। पहले 3 आया, दशमलव आया, 0 आया, उसके बाद 30 देखो हर बार रिपीट हो रहा है। 30 30 30 30 हर बार 30 आ रहा है ना, तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो नंबर है यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो जैसे 100/33 था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.03, मतलब जो 30 है हर बार रिपीट हो रहा है। क्योंकि 30 रिपीट हो रहा है तो 30 के ऊपर अगर मैं केवल बार लगाता हूँ तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3.030। तो ऊपर बार लगा दो, तो बार लगाने का मतलब 30 जो है हर बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 3 में बार लगाया, मतलब 3 हर बार रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ये परिमेय संख्या है, ये वाली परिमेय संख्याएं हैं। क्यों हैं, क्योंकि इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। बट जो √2 है इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आएगा 1.414,875। अब देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है जिसके ऊपर मैं बार लगा सकूँ। अगर ऐसे आता है 7272 तो उसके ऊपर मैं बार लगा सकता था, बट यहाँ पे कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा। देखो 2 लिखा मैंने, उसके ऊपर √ लिखा, तो देखो यहाँ पे मतलब ऊपर बार तो मैं कहीं पे भी नहीं लगा सकता हूँ ना। जैसे 1.412, अब देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे 8 8 आ रहा है, तो 2 बार 8 आ रहा है, उसके बाद 0 आ रहा है, इसका मतलब 8 के ऊपर मैं बार नहीं लगा सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पे भी सारे नंबर, अब देखो ये भाग करेंगे तो ये नंबर आगे बढ़ते ही जाएंगे, तो इनको P/Q की फॉर्म में तो नहीं लिखा जा सकता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो परिमेय नहीं हो सकती, और जो परिमेय संख्याएं हैं वो अपरिमेय नहीं हो सकती हैं। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक तो आपको नंबर क्लियर हो गए होंगे। अब उसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं, जिनको हम रियल नंबर बोलते हैं। अब देखो ये जो रियल नंबर होते हैं इनमें सारे नंबर आ जाते हैं, यानी जितनी भी परिमेय संख्याएँ होती हैं वो, और जितनी भी अपरिमेय संख्याएँ होती हैं वो, सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, पूर्णांक होगी, पूर्णांक होगी, पूर्ण संख्याएं होगी, प्राकृतिक संख्याएं होगी। जितने भी टाइप के नंबर आप सोच सकते हैं वो सारी संख्याएं किस में आती हैं, वास्तविक संख्याओं में आती हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। अब देखो इनके सिंबल भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ तक तो ये चीज़ कंप्लीट होगी। परिमेय संख्याएं मैंने आपको बता दी, अपरिमेय संख्याएं भी बता दी। तो वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं, इन सब का समुच्चय होता है। ठीक, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको अगर कहीं पर आपने कैपिटल N देख लिया और कैपिटल N में थोड़ा बोल्ड करके लिखा होगा, यानी थोड़ा मोटा करके लिखा होगा, बुक में ऐसे मोटा करके लिखा होगा, तो ये सिंबल होता है। कहीं पे अगर ऐसे आप देखते हैं जैसे सिंपल n लिखा है उसको थोड़ा मोटा किया गया है, तो इसका मतलब वो प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है। और नॉर्मली हम कॉपी में कैसे लिखेंगे, जैसे n लिख दिया और इसके ऊपर मतलब साइड से ऐसी डंडी लगा देना, तो इसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। अब देखो इतना लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये लिखना आसान है तो ये लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और ये नेचुरल नंबर क्यों है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में n है तो यहीं से ये n लिया गया है। ठीक, वैसे जैसे होल नंबर है तो होल नंबर में W है। अब W को बुक में ऐसे थोड़ा मोटा करके लिखा जाएगा, जबकि आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, W लिख दो और यहाँ पे एक ऐसी डंडी बना दो। ठीक, वैसे जो पूर्णांक होते हैं, अब देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसको हम I से डिनोट नहीं करते हैं, इसको हम Z से डिनोट करते हैं।
कैपिटल जेड से। अब जेड लगा दो, या तो इसको थोड़ा ऐसे मोटा कर दो या जेड के साइड में ऐसे डंडी लगा दो, तो इसका मतलब वो पूर्णांक होगा। परिमेय जो संख्याएं होती हैं इसको हम आर से डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। अब आर से डिनोट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो रियल नंबर होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर लगा दिया, या तो इसको थोड़ा मोटा कर दो या साइड पे ऐसे डंडी लगा दो, तो ये रियल नंबर होगा। और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो रियल नंबर में से अगर मैं क्यू हटा दूँ, ठीक है, मतलब वास्तविक संख्याओं में जैसे परिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याएं होती है ना, तो वैसे ही अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो जो अपरिमेय संख्याएं होंगी वो वास्तविक संख्या माइनस परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो जो अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्याओं को ऐसे लिखा जाता है, इसको क्यों लिखा जाता है, तो इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं, या तो ऐसे शो कर दो या तो इसको आई से भी शो किया जाता है, क्योंकि इरेशनल नंबर है ना, तो इसको आई से भी हम शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो सारे नंबर तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो अगर इनमें भी कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो नंबर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हमें ये दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो शून्य परिमेय संख्याएं, देखो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए। तो परिमेय संख्याएं मैंने आपको क्या बोला, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो जीरो को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, तो मैंने कहीं पर जीरो लिख दिया। अब जीरो अपॉन मतलब इसके अपॉन में कुछ आना चाहिए ना, तो जीरो अपॉन कुछ मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। केवल यहाँ पे क्या है, जो Q है वो ऑलरेडी पहले से ही हमें गिवन होता है कि Q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकती। अब बटे में जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई नंबर भी इसमें आ सकता है, कोई सा भी नंबर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बोली है, ये वाला देखो जीरो अपॉन कुछ इसमें आ सकता है, जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू जीरो के बराबर ही होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जीरो अपॉन कुछ लिख सकता हूँ। अब देखो इसमें ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q, तो मतलब जीरो को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो Q इसमें जीरो हो ही नहीं सकता, अगर Q जीरो हो गया तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, ठीक, ये चीज़ होगी। तो यहाँ पर लिख देना हाँ, इसको मतलब जो जीरो है वो एक परिमेय संख्या है, ये चीज़ होगी। आगे दिया है कि क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक है। अब देखो पूर्णांक आप देख रहे होंगे कि P बराबर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब जीरो एक पूर्णांक होता है कि नहीं होता है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो पूर्णांक क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक। अब देखो इसमें जीरो भी आ रहा है, इसका मतलब जीरो भी एक पूर्णांक है। तो जीरो एक पूर्णांक है, ठीक है, और Q भी एक पूर्णांक है, तो Q भी कुछ भी ले सकते हैं, एक पूर्णांक होगा तो कुछ भी ले लो। सिर्फ इसमें क्या नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो आगे हमें क्या दिया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है, परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अब देखो 3 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्याएं हैं वो हमें देखनी है कितनी होंगी। जैसे अगर पूर्ण संख्याएं होती तो 3 और 4 के बीच में देखो दशमलव संख्याएं आती हैं, जैसे 3.1, 3.2, 3.5, तो ये तो दशमलव संख्याएं होगी। इनको तो P/Q की फॉर्म में नहीं मतलब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये तो पूर्ण संख्याएं नहीं होती है ना। केवल 3 अपने आप में पूर्ण है, 4 अपने आप में पूर्ण है, मतलब जिसमें दशमलव संख्याएं नहीं आएंगी वो अपने आप में पूर्ण है। तो अगर पूर्ण संख्याओं की बात करते तो इसमें कोई भी संख्याएं इसमें बीच में नहीं आती, बट परिमेय संख्याओं की बात की है तो इसके बीच में देखो 3 और 4 के बीच में एक तो मैं 3.1 लिख सकता हूँ, एक 3.2 लिख सकता हूँ, 3.3 लिख सकता हूँ, या 3.11 लिख सकता हूँ। तो इनके बीच में अनंत संख्याएं आती हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, वैसे ही ले सकते हैं 3.4। अब लिखनी कितनी है, 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो 3.4, फिर 3.5, 3.6,
1 2 3 4 5 है, ये संख्याएं मैंने लिख दी है। अब क्या कर दो, इनसे दशमलव हटा दो, तो ये हो जाएगा 31/10। पहली संख्या ये आ गई। दूसरी संख्या 32/10, क्योंकि परिमेय संख्याओं को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो 32/10। तो अगली होगी 33/10, अगली होगी। अब देखो दशमलव हटाना तो आप लोगों को आता ही होगा ना, तो दशमलव हटा देंगे तो अगला हो गया 34/10। दशमलव कैसे हटाते हैं, जहाँ पर दशमलव, देखो छोटी कक्षाओं में ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, एक बार मैं बता देता हूँ। जहाँ पर दशमलव होता है उसके ठीक नीचे 1 लिखते हैं, ठीक है। अब दशमलव के आगे जितने नंबर होंगे 1 के आगे उतने जीरो लगाएंगे। जैसे दशमलव के आगे यहाँ पे केवल 1 नंबर है, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा दो। तो जो 31 मतलब 3.1 है, इसको 31 लिख दो। अब दशमलव के मतलब जहाँ पे दशमलव है उसके ठीक नीचे मैंने 1 लिख दिया। अब इसके आगे 1 नंबर है तो 1 जीरो, तो 31/10, इसीलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो ये हो गया, और लास्ट में ये हो जाएगा 35/10, और लास्ट अगली संख्या हो जाएगी 36/10। तो ये तो नॉर्मली तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे करना है कि यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है। अब इसके बीच में मुझे 6 परिमेय संख्याएं लिखनी हैं। तो 6 परिमेय संख्याओं में मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है तो इसमें 1 जोड़ दो, ठीक है। मैंने 1 जोड़ दिया। अब कितना आया, 7 आया। तो 7 से इसको भी भाग कर दो और 7 से इसको भी भाग कर दो। ठीक है। अब देखो नॉर्मली हम ऐसे भाग तो नहीं कर सकते हैं ना, कि कहीं पर जैसे मैंने 3 लिखा है तो 3 में अगर मैंने 7 का भाग कर दिया तो ये तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए अंश में भी भाग करते हैं, हर में भी भाग करते हैं। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी भाग कर दिया। तो मतलब मेन ये होता है कि मैथ्स में कोई भी रूल आप मतलब कोई भी किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमें मेन संख्या दी जाती है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे 3 है तो 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया 3 × 7/7। देखो बात तो एक ही है ना, इसको गुणा करेंगे तो 21 होगा और 21/7 इसमें हो रहा है, मतलब मुझे 7 का भाग करना है 21 में। अब 21 का मतलब 7 का भाग 21 में करेंगे तो 3 बार जाएगा तो 21, और हमारा शेष बचा 0। तो फिर भी आंसर कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो देखो वही जहाँ से हमने शुरू किया था वही चीज़ हमें वापस मिल रही है। तो इसका मतलब किसी भी संख्या से गुणा हुआ भाग कर सकते हैं, बट ऐसे करना है जिससे कि मुझे वही चीज़ वापस मिले। अब देखो मैंने यहाँ 7 से गुणा कर दिया, अगर मैं यहाँ से 8 से मतलब 8 से भाग करता है, इसको गुणा तो मैंने 7 से किया, 8 से भाग किया, तो फिर हमारा आंसर जो चीज़ हमें स्टार्टिंग में दी गई थी वो चीज़ नहीं मिलती। अगर मैं यहाँ पे 8 से भाग करता तो कितना होगा, 8 दूनी 16। अब देखो 5, इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है, 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो 5 शेष बच रहा है, तो 2 बार पूरी बार जा रहा है। अब 2 3 के बराबर तो नहीं होता है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 7 से मैंने भाग कर दिया, अब गुणा भी हम 7 से ही करेंगे। वैसे ही यहाँ पे 7 से भाग कर दिया तो गुणा भी हम 7 से ही करेंगे। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 7 × 21/7, और इसको क्या लिख सकते हैं, 28/7। अब इनके बीच में देखो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो 21/7, तो अगला नंबर आ रहा है 22/7, अगला नंबर आ रहा है 23/7, अगला नंबर आ रहा है 24/7, अगला नंबर आ रहा है 25/7, अगला नंबर आ रहा है 26/7, और अगला नंबर आ रहा है 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखने थे, तो 6 नंबर मैंने लिख दिए, ठीक है। देखो ये भी सही है, और जो मैंने आपको पहले बताया था वो भी सही है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। अगर मैं इसको भाग करता हूँ तो यहाँ पे देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार पूरी बार जाएगा। फिर जैसे मैं भागी कर देता हूँ एक बार, यहाँ पे 22 होगा, यहाँ पे 7 होगा, तो 7 × 21 21, कितना बचा, इसमें से ये कम करेंगे तो 1 बचा। अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। तो ये देखो वही चीज़ है ना, 3.1 मिल रहा है मुझे। अब और इसको सॉल्व करेंगे तो 3.11 ऐसा कुछ मिल सकता है। तो क्योंकि 3 और 4 के बीच में 3.1 आता है, तो वही नंबर मुझे मिल रहा है। वैसे इसका भाग करेंगे तो वो 3 और 4 के बीच में ही मिलेगा, ठीक है। तो नंबर अब असंख्य लिख सकते हैं, केवल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि पेपर में आप मतलब जल्दी करने के लिए ये लिख सकते हैं, या आपको ये नहीं लिखना है तो सीधे लिख दो 3 और 4 के बीच में एक तो 3.1 आता है,
अब 3.1 को हम 31/10 लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखेंगे, ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन हमें दिया है। देखो ये वाला क्वेश्चन, मतलब तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें दिया है 3/5 और अगला है 4/5। ठीक है, अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है, हमें 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। जैसे पिछली बार 6 परिमेय संख्याएं लिखनी थी, तो हमने 6 में 1 जोड़ा, 6 + 1 मतलब 7 से ऊपर भी भाग किया, ऊपर भी गुणा किया, नीचे भी गुणा किया। तो यहाँ पे 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो मतलब 5 + 1 करेंगे ना, 5 + 1। जैसे यहाँ पे 6 + 1 किया था, तो यहाँ पे 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 का गुणा ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे, वैसे ही 6 का गुणा यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। तो कितना आएगा ये, 3 × 6 = 18 और 5 × 6 = 30। यहाँ पे कितना आया, 6 × 4 = 24 और 5 × 6 = 30। तो देखो हर समान हो रहा है। हर कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि हर समान होना चाहिए। ठीक है, अगर हर समान नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम प्रॉपर संख्याएं नहीं निकाल सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हर समान होना चाहिए। अब इनके बीच में 18 के बाद आता है 19, तो 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30 और कितनी लिखनी है, 5 लिखनी है। तो 1 2 3 4 5, तो ये नंबर भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है। लास्ट क्वेश्चन हमें ये दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। हमें चेक करना है कि ये सत्य होंगे कि असत्य होंगे, और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब रीज़न भी देना है कि किस कारण से ये सत्य हैं या असत्य हैं। अब देखो पहला पार्ट इसमें दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको पहले तो ये पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, और दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, या इनको गिनती वाले नंबर भी बोला जाता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब अनंत तक जाएंगे। प्राकृतिक संख्याएं तो ये होगी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको होल नंबर, मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें अगर हम 0 भी ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। तो ये हो गए होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। अब इसमें दिया है जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं वो सारे पूर्ण संख्याओं में भी आ रही हैं। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये क्या है, सत्य है। रीज़न आप लिख देना, प्राकृतिक संख्याएं ये लिख देना, पूर्ण संख्याएं ये लिख देना, और लास्ट में सत्य लिख देना, तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, बट यदि अगर इसका उल्टा होता, यानी अगर पहले दिया होता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तब ये चीज़ सही होगी कि नहीं होगी। फिर उसके बाद ये चीज़ सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें 0 भी आता है, बट प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता है ना। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 0 इसमें नहीं आ रहा है, इसीलिए प्रत्येक संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब दूसरा पार्ट इसमें दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो पूर्णांक मैंने आपको बोला था कि जो -∞ से लेकर, मतलब दशमलव संख्याएं नहीं आएंगी, बाकी सारे नंबर आएंगे। नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ये सारे के नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक तो हमने ये लिख दिया है। अब पूर्ण संख्याएं ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है, 0 1 2 3। तो इसमें दिया है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं क्या। -3 इसमें मौजूद है, नहीं मौजूद है। -2 इसमें मौजूद है, नहीं मौजूद है। इसका मतलब पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी, नहीं होंगी। तो यहाँ पे क्या लिख देना, असत्य लिख देना। अब यहीं पे अगर इसका उल्टा होता, यानी ऐसे होता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो पूर्ण संख्या प्रत्येक एक पूर्णांक, जैसे 0 से शुरू कर रहे हैं तो इसमें मौजूद है, 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3, मतलब सारे नंबर इसमें मौजूद हैं, तो तब ये सत्य हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q की वैल्यू यानी बटे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
पहली चीज़ तो ये होगी। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो परिमेय संख्याओं में प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होगी कि नहीं होगी? परिमेय संख्या में ऐसे लिख सकता हूँ 10/3। अब देखो 10/3 इसमें मौजूद है, नहीं मौजूद है, इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो ये भी हम असत्य लिख देंगे। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? पहले लिखना परिमेय संख्याएं P/Q, जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होगा, फिर पूर्ण संख्याएं लिख देना ये। और ये रीज़न आप लिख सकते हैं कि 10/3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये क्या, इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, ये रीज़न लिख देना। अब यदि इसका उल्टा होता है, यानी ऐसे होता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो तब ये चीज़ सही हो जाती है, क्योंकि जो 0 है इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ये भी सारे नंबर इसमें फिर परिमेय संख्या हो जाती हैं। ठीक, तो ये वाला यहाँ पर जो प्रश्नावली 1.1 है वो कंप्लीट होती है। अब जो इसकी अगली वीडियो होगी उसमें हम प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे। ठीक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, तो जो कक्षा 9 है उसकी सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।